एक आदमी को फांसी की सजा मिलती है और उससे जब आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा सुनने के बाद सभी को बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये कैसी इच्छा है। ऐसे कई चीजें होती हैं, लेकिन उस आदमी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे फांसी से पहले अपनी पत्नी के साथ आखिरी रात गुजारनी है। सामाजिक तौर पर भी ये गलत नहीं है, स्पिरिचुअली भी गलत नहीं है, बट दिमाग में होता है कि इंसान जा रहा है तो कुछ ऐसा मांगेगा जो बहुत ही यूनिक हो। बट ठीक है, ये सुनने के बाद पुलिस का क्या रिएक्शन था और क्या हुआ उसके बाद, और उस आखिरी रात ने उसकी जिंदगी पलट दी। हाँ, ऐसे इंसान की जिंदगी पलट दी जिसको फांसी की सजा मिली थी। तो यही हमारी कहानी है आज। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, होना चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। कहानी है रमेश की। रमेश को फांसी की सजा मिली थी। एक लड़की जो उसकी कुलीग थी उसको मारने के लिए, क्योंकि उसकी जान उसने ली थी। रमेश की सजा पूरी होने वाली थी और जो डेट थी उस फांसी की उसकी मुकर्रर की गई थी। वो सजा उसको देने के लिए पुलिस, जितने भी लीगल लोग होते हैं वो सभी तैयार थे। लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें उससे, रमेश से पूछा जाता है कि तुम्हें आखिरी तुम्हारी क्या ऐसी इच्छा है जो हम पूरी कर सकते हैं, तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद रमेश सिर्फ एक चीज कहता है कि मुझे आज की रात, मतलब कल की रात, फांसी से एक रात पहले अपनी बीवी के साथ बिताना है और कोई नहीं चाहिए मुझे। इस बारे में जब सबको पता चलता है तो बहुत अजीब लगता है। सब उसे कन्विंस करते हैं कि ऐसा कहीं ऐसा हुआ नहीं है, लगभग लगभग जो हमारी नॉलेज में है, बाकी हो भी सकता है, पर वो नहीं मानता। वो कहता है इसके अलावा मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। फिर इस बात की खबर ऊपर दिया जाता है, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी थे और भी जो लोग हैं, सब लोग उसकी इस आखिरी इच्छा को सुनते हैं और फिर मैनेजमेंट एक डिसीजन निकालती है। वो ये कि फांसी से पहले वैसे किसी को अकेले छोड़ा नहीं जाता एक रात पहले, क्योंकि घबराहट में हो सकता है कि कोई गलत कदम उठा ले जिसको फांसी मिलने वाली है, और हो सकता है कि उस बीच में ही उसको कुछ हो जाए, तो उसके बड़े सारे नियम कानून होते हैं। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अकेले हस्बैंड वाइफ हैं तो जहां पर रुकेंगे वो जगह कौन सी होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है। उसके बाद एक प्रॉब्लम थी कि चलो जगह भी डिसाइड कर लिया, तो उनके रूम में कैमरा लगा नहीं सकते। अब इस बीच में ये भी हो सकता है कि वो भाग जाए। इस बीच में ये भी हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को बोलेगे तुम मेरी जान ले लो। इस बीच में ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की जान ले लें। कुछ भी हो सकता है, तो उसको रोका कैसे जाए। इस पर मैनेजमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने बैठ के एक बार डिस्कस किया और रिजल्ट ये निकाला कि रमेश को और उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताया जाएगा। कैमरा नहीं रख सकते उनके रूम में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, सोशली एथिकली भी ये गलत है। तो एक काम किया जाए कि वॉइस रिकॉर्डर रखा जाए, कि अगर मान लो उन लोगों ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, जैसे ही पुलिस को पता चलेगा वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाएंगे और उन लोगों को बचा लेंगे, या कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग नहीं होगी। यही हुआ। पहले वॉइस रिकॉर्डर को चेक किया गया दिन में, फिर रात में जगह डिसाइड की गई, जो पुलिस इंस्पेक्टर का रूम होता है, जेलर का, वो। अब वाइफ अपने निर्धारित समय पर आती है, हस्बैंड वाइफ दोनों रूम में जाते हैं, और वहां पर वो लोग, पुलिस के जितने भी अधिकारी थे वो लोग बैठ के उस रिकॉर्डिंग में वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो नॉर्मल बातें चलती है, दोनों एक दूसरे से घर परिवार इधर उधर सबकी बातें कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब मामला गंभीर होता जा रहा था, और अचानक से वाइफ पूछती है कि तुम्हें मेरी कसम, तो मैं तुम्हें क्या दूं,
अब मुझे ये बताओ कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा? कौन थी तुम्हारी वो? ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा, वो जस्ट मेरी एक दोस्त थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। तब वो बताती है, वो पूछती है कि फिर तुमने नहीं मारा तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे थे, क्या हुआ? तो मुझे खुल के बताओ सारी बात। और अभी हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल नहीं पता कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। तो हस्बैंड रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये बताऊं इससे पहले तुम मेरे दोस्त को तो जानती हो, सुजीत को। सुजीत और मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में थे, ऐसे ही एक ही जगह नौकरी हो गई, एक ही शहर में रहे, रूम भी एक जगह ले लिया, खर्चा वर्चा बच जाता था। फिर हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, वो मुझे बहुत अच्छा मानती थी और अपनी सारी बातें शेयर कर रही थी मेरे साथ। बट सुजीत का दिल आ गया था उस पर वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। उसका मेरे यहाँ आना जाना था, और तुम भी नहीं, घर से मैं दूर हूँ तो कई बार मेरे लिए घर का खाना ले आती थी। और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी वो मेरे लिए खाना लेकर आई थी, अपनी मम्मी के हाथों का बनाया हुआ। और मैंने एक दिन आने से पहले उसने बोला था कि क्या लाना है खाने में, तो मैंने उसे बताया था। मैंने सुजीत को भी बोला कि कल वो आएगी, बट सुजीत को अगले दिन कहीं जाना था। और जब वो आई उसके बाद कुछ सामान लेने के लिए मुझे जाना पड़ा, तो मैंने उसे बोला कि तुम रुको, मैंने उसे पानी दिया और उसके बाद मैं चला गया मार्केट से कुछ सामान लेने। मैं जब 40 मिनट्स के बाद करीब आया तो मैंने देखा कि उसकी लाश बेड पर थी, और मैंने उसे हिला के देखा तो उसके शरीर में जान नहीं थी। इतने में सुजीत आया, सुजीत ने आवाज लगाई और पुलिस आई और मुझे पकड़ के ले गई, और मेरे दोस्त को भी। हम दोनों को पुलिस ने रखा लॉकअप में। लेकिन अगले दिन कुछ जांच पड़ताल के बाद सुजीत को छोड़ दिया गया और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सारे सबूत दे दिए, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और उसका मेरे साथ कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं था। पर मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। इस पर वाइफ कहती है कि कुछ ऐसा जो तुम्हें ध्यान हो, तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है। तो सुजीत ने घबराते हुए कहा, सॉरी, रमेश ने घबराते हुए कहा कि मुझे एक चीज का डाउट है, लेकिन मैं वो बोलूं तो कैसे बोलूं, क्योंकि वो चीज रिलेटेड है सुजीत से। और मुझे लगता है कि सुजीत मुझसे ज्यादा, सुजीत किसी को प्यार ही नहीं करता, तो वो कैसे कर सकता है ये। उसकी वाइफ ने जब फिर से प्रेशर दिया तो वो टूट गया और उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि सुजीत अचानक से क्यों उस रात के बाद अगली सुबह उस लड़की के आने से 5 मिनट पहले बाहर गया, ये कह के कि मैं रात तक आऊंगा। और जब ये सब हो गया तो वो अचानक ही कैसे आ गया 5 मिनट के अंदर अंदर, और इतनी जोर जोर से क्यों रोने लगा? चलो रोया तो रोया, इसके बाद पुलिस आई, फिर वो इतना इनोसेंट कैसे बन गया? मेरे मन में कहीं ना कहीं है कि हो सकता है कि सुजीत इसके पीछे हो। पर मैं अपनी दोस्ती को जितना जानता हूं, वो बुरा हो सकता है बट खून कर दे किसी का, ऐसा नहीं है। अब दोनों अपनी किस्मत को कोसते हैं और अगली सुबह होती है, दोनों निकल जाते हैं। इस बीच में जब ये सारी कहानी जेलर सुन रहे थे तो उन्होंने ऊपर आला अधिकारी को फोन किया और इमरजेंसी बेस पे कोर्ट से टाइम मांगा कि कल हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये पूरा सीन है, उन्होंने सारी कहानी सुना दी। ये सुनने के बाद कोर्ट ने भी इमरजेंसी परमिट दिया, और दलीलों के बाद एक चीज समझ आया कि उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी, तो ये कहानी बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार इस केस को दूसरे पहलू से भी जरूर देखना चाहिए, जो पहलू उसने बोला है। कोर्ट ने उसकी फांसी रोक दी रमेश की, और दोबारा से इस केस को जांच करने के लिए कहा। पुलिस को फिर से एक परमिशन दी गई। अब रमेश की फांसी रुक चुकी थी, फिर से सुजीत को गिरफ्तार किया गया। सारा उसका जो भी था कच्चा चिट्ठा वो निकाला गया, और उसके बाद पुलिस ने सुजीत को कोर्ट में पेश किया और रमेश को बरी किया गया। माफी भी मांगा गया रमेश से, और इधर सुजीत को फांसी की सजा दी गई और उस पर पेनल्टी भी लगाई गई। तो ये हुई, कहते हैं ना कई बार, किस्मत अगर आपकी अच्छी हो तो
बुरा टाइम भी अच्छा हो सकता है, अच्छा टाइम भी बुरा हो सकता है। यही हुआ रमेश के साथ। रमेश की किस्मत अच्छी थी और उसके इस दुनिया को छोड़ने का समय नहीं आया था, शायद हम ये भी कह सकते हैं एक दूसरे नज़रिए से देखें तो। इसलिए उसकी सच्चाई सामने आ गई, और जब मन में पाप आ जाता है तो दोस्त क्या और दुश्मन क्या वो भी हमें समझ आया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी किसी ने लिखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको सुनाई। मुझे भी नाम नहीं पता, बट हाँ, जिसने भी लिखी है उसने कहानी बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट की है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। काश की ऐसी दुनिया हो जहाँ की सब चीज़ें सही हो जाए, यही उम्मीद करती हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है बॉस। धन्यवाद।